हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड की एक बड़ी ही खूबसूरत और एक पेट्रियोटिक, एक देशभक्ति से भरी कविता को कंप्लीट करेंगे और उस पोयम का नाम है द सोल्जर। नाम से ही पता है कि सैनिक के बारे में लिखा गया होगा। आप देख सकते हैं इसी सैनिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस पोयम को लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने, जो दिखने में कुछ ऐसे थे, इतने हैंडसम दिखा करते थे, है ना। इस पोयम के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1887 में। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, अच्छे खासे शैक्षणिक परिवार से थे। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर, उसके पिताजी एक हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर आप हेडमास्टर समझ सकते हो। वेयर द पोएट वॉज एजुकेटेड, जहां कवि ने पढ़ाई करा था बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में जाने से पहले इन्होंने रग्बी स्कूल में पढ़ाई करा था, जहां के हाउस मास्टर उनके पिताजी थे। यानी कि अब समझ सकते हैं जिनके पिता हाउस मास्टर हेडमास्टर हैं, उनके परिवार में एजुकेशन का क्या वैल्यू होगा। नाउ एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम है W.B. Yeats। डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। याद रखना, इनको इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत जो है मैन यानी कि पुरुष कहा गया था, इनके द्वारा W.B. Yeats के द्वारा। ही डाइड सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया एक तरीके की बीमारी होती है जिनसे इनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 23 को 1915 में। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये समय था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है 1914 से लेकर के 18 तक। उसी में 15 में इनकी डेथ हो गई। of the island of Lemons in the Aegean on his way to the battle at Gallipoli। गोबीपली का युद्ध था, एजियन सी है, उसी में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है लेमन्स, और यहीं पे इनकी डेथ हो गई थी सेप्टिसेमिया से। चूंकि ये भी एक नेवी में ऑफिसर थे, एक नेवी एक तरीके से कह सकते हैं सोल्जर थे। He is remembered as the war poet। याद रखना, इनको वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। वीर रस के कवि थे। Who inspired, जिन्होंने इंस्पायर्ड करा पेट्रियोटिज्म को, देशभक्ति को, इन द अर्ली फेजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो शुरुआती समय था 1914 चल रहा था, तो इन्होंने देशभक्ति को बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करा अपनी कविताओं के माध्यम से। He wrote 5 war sonnets। इस पॉइंट को याद रखना, उन्होंने 5 युद्ध पर आधारित कविताएं को लिखा, वीर रस की कविताओं को लिखा। एंड दिस पोएम इज अ वॉर सोनेट, और ये उन्हीं का एक खूबसूरत सा वॉर सोनेट है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग पोएम को ढंग से समझेंगे। कहानी क्या है बच्चों कि एक प्यारा सा शब्द होता है प्यारे साथियों, सोनेट। सोनेट का मतलब होता है, जिनको नहीं पता प्यारे बच्चे वो समझ जाएंगे, सोनेट शब्द का अर्थ होता है 14 लाइन्स पोएम। एक ऐसी कविता प्यारे साथियों जिसमें कितनी लाइन्स हो, 14 लाइन हो, जिसको हम लोग सोनेट कहते हैं। अब सोनेट 2 तरीके के होते हैं, जैसे इटालियन सोनेट और विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट, जिसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। वहां नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे इस सोनेट में जो 14 लाइन होते हैं प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के ऊपर वाले लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 से लेकर ऊपर वाले 8 लाइन को कहा जाता है ऑक्टेव। ऑक्टेव। और उसके बाद में 9 से लेकर के 14 यानी कि जो 6 लाइन इधर बच गए उनको कहा जाता है सेस्टेट। ठीक है, कहीं कहीं आपको नीचे के 2 लाइन को पूछेगा तो 2 लाइन को कहते हैं कॉपलेट। क्या बोलते हैं? कॉपलेट हिंदी में, जिसको गय पद कहा जाता है। आगे हिंदी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। और ये कैसा सोनेट है प्यारे बच्चों? ये एक वॉर सोनेट है या वॉर पोयम है, आप कह सकते हो। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे हम लोग पोयम में। और पोयम में क्या है, देखो, हर एक सोल्जर का ना एक बड़ा ही खूबसूरत सा सपना होता है कि जब भी वो देश में ना रहे, जब उसकी शहादत हो जाए, तो पूरा देश उसको एक ब्रेव सोल्जर के रूप में याद करे, ना कि उसको भगौड़े या फिर अलग अलग नकारात्मक शब्दों से उसे याद करे। ऐसा ही भाव होता है कि इनका रूपर्ट ब्रूक का। और ये भी सोचते हैं कि मेरे मरणोपरांत, यानी कि जब मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, तो मेरे बारे में लोगों का कैसा भाव होना चाहिए, उसी भाव से हम सभी को विभोर करने आ रहे हैं। कौन इस भेष में खड़े हैं? रूपर्ट ब्रूक। क्या कहते हैं, सुनो। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में बस इतना सोचना। आहा, कितना अच्छे से कहते हैं।
कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि जो विदेशी सरजमी का एक जो कोना होगा, प्यारे बच्चों, ये विदेशी सरजमी का जो एक कोना होगा, एक जो कोना होगा, दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, और वो कोना हमेशा हमेशा के लिए मेरी मातृ वतन इंग्लैंड का हो जाएगा। अब कैसे होगा, बताते हैं कैसे होगा। कह रहे हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, यहां अर्थ का मतलब मिट्टी होगा, रिच का मतलब धनवान। देखो, एक सोल्जर के लिए जो है ना, हर एक कंट्री को वो रिस्पेक्ट करता है, हर एक मातृभूमि को, हर एक दूसरे सोल्जर को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब युद्ध का समय आता है तो सीना ताने खड़ा हो जाता है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और ये कह रहे हैं रूपर्ट ब्रूक कि देखो, जहां जिस कॉर्नर में मुझे दफन किया जाएगा वो भी वहां की भी मिट्टी रिच अर्थ है, धनवान मिट्टी है, लेकिन उससे धनवान मिट्टी वहां कंसील्ड हो जाएगी। कंसील्ड का मतलब होता है बेटा हिडन, छुप जाएगी, समाहित हो जाएगी। मतलब ध्यान से समझना, अगर ये इस फॉरेन फील्ड में युद्ध करते मर जाते हैं तो जिस कोने में इनको दफन किया जाएगा इनका भी शरीर मिट्टी का है, और ये धनवान मिट्टी जो इंग्लैंड की है उस विदेशी सरजमी की मिट्टी में दब जाएगी, और ये इतना दूर का मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि लिखा जाएगा ना सोल्जर फ्रॉम इंग्लैंड। देखो क्या है, मरते मरते तक ये जीत रहा है। आगे कहते हैं अ डस्ट, एक धूल, मतलब एक शरीर, हुम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। वाओ, कोई मन में नहीं है एटीट्यूड कि हम बहुत बड़े सोल्जर हैं, कह रहे हैं कि हम तो धूल के समान हैं। एक ऐसा धूल जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप जिसने आकार दिया, मेड अवेयर जिसने जागरूक किया, गिव वंस और फ्लावर्स टू लव जिसने पुष्प दे करके प्रेम करना सिखाया, हरवेज जिसने अपने रास्ते दिए भटकने के लिए, चलने के लिए, चहलकदमी करने के लिए। अब यहाँ पे देखो जो हर शब्द का बेटा यूज किया गया है, ये हर शब्द यूज किया गया है इंग्लैंड के लिए। देखो देश को जो है ना, किसी भी कंट्री को जेंडर में हम लोग हमेशा फीमेल मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं, फीमेल ही मानते हैं। अब देखो अपने इंडिया में भी किसी से कहा जाए कि बोलो भारत माता की जय, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हम भारत माता को जय बोलेंगे ही नहीं, हम भारत पापा बोल सकते हैं, भारत दादा बोल सकते हैं, भारत ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, भैया जो मन करे वो तुम्हारी इच्छा है बोलो। लेकिन यदि आप इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, क्या क्या, जेंडर में पर्सोनिफिकेशन का, और वहां आपको समझाया जाएगा कि कंट्री को किसके रूप में माना जाता है, तो आप बोलोगे सर फीमेल के, फेमनाइन जेंडर के रूप में। और जब ये फीमेल है तो माता ही हुई ना, पिता तो नहीं हुई। हैंस प्रूफ कि देश फीमेल है, देश फीमेल है, इसलिए भारत माता की जय बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझा करो। अब अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे अरे सर आप तो लड़ाई करवा रहे हैं फिर। लेकिन यहां देखो ना भैया, इंग्लैंड का आदमी हर लिख रहा है, इसको जाके समझाओ कि तो हीज लिख दो, हर काहे लिखा है, समझा करो इससे। वेज टू रोम, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, एक शरीर जो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड की हवा में ही सांस लेता है। मतलब 100% आई एम एन इंग्लिश सोल्जर, मैं एक अंग्रेजी सैनिक हूं, क्योंकि मुझे जन्म दिया सब कुछ किसने, मेरी मातृ वतन ने। वॉश्ड बाई द रिवर्स, नदियों ने नहलाया, ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम, और जहां के सूरज के तप ने मुझे ब्लेस्ड करा, मुझे तपाया। आगे कहते हैं कि एंड थिंक, और ये सोचना, क्या सोचना, दिस हर्ट, कि ये हृदय, ऑल एविल सेड अवे, एविल माने बुराई, सेड अवे माने दूर हो जाना, कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मान लो अगर मेरे देश के बारे में मेरे अंदर कोई भी बुराई हुई तो समझ लेना वो सारी बुराइयां नष्ट हो गई, अब मैं प्योर सोल हो गया। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड, नो लेस, कह रहे हैं कि और मैं बस जाऊं लास्टिंग फॉरएवर, हमेशा के लिए, पल्स मतलब वाइब्रेशन यानी कि यादों में, मैं लोगों के अंतर मन में बस जाऊं हमेशा के लिए। गिव समवेयर बैक टू थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और मुझे जो भी विचार इंग्लैंड ने दिया है वो सारा विचार मेरे पीछे छूट जाए, यानी कि जो कुछ भी मैंने इंग्लैंड से सीखा, जो कुछ भी मुझे मिला, वो सारा विचार इंग्लैंड में रह जाए, और लोग मुझे आगे चल के एक महान सोल्जर के रूप में याद करें। कहते हैं क्या 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 जो इंग्लैंड ने मुझे दिया, हर देखो अगेन इन्होंने हर करा, बोल रहे हैं ना भारत माता ही,
तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो आप गलत कह रहे हैं। फिर आप नेताओं की बात कर रहे हैं, अरे बाबू इंग्लैंड का है रूपर्ट ब्रुक, उससे जाके पूछ लो, वो भी माता ही कह के बुला रहा है ना। हर साइट्स एंड साउंड्स, इसके जो दृश्य है और इसके जो साउंड्स है, ध्वनियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य हैं, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, ये एकदम खूबसूरत रहा, बिल्कुल सपनों की तरह। मतलब जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारी बातें याद रखना, इंग्लैंड के वो दिन, इंग्लैंड की वो आवाज एकदम खूबसूरत सपने की तरह थी, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। एंड लाफ्टर, वो हंसी जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा, एंड जेंटलनेस, वो जो मैंने जेंटलनेस सीखा अपने हृदय में, एट पीस, शांति से, सब कहां सीखा? अंडर एन इंग्लिश हेवन, एक इंग्लिश हेवन में, एक अंग्रेजी कहां स्वर्ग में, यानी कि ये इंग्लैंड हमारे लिए हेवन है। इसके अंदर मैंने ये सारा चीज सीखा, सारा कुछ देखा, और जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा सब कुछ मेरे पीछे रह जाएगा, मैं लोगों के अंतर्मन में बस जाऊंगा। ये मानना था रूपर्ट ब्रुक का, जो बड़ी ही कम उम्र में चल गए दुनिया से। 5 वॉर सोनेट लिखा, लेकिन इतना ही से इतने पॉपुलर हो गए कि आज बिहार में क्लास 12वीं में इनको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये कविता आपको समझ में आई होंगी, हर वीडियो की तरह कहूंगा हेल्प करें मुझे इस चैनल को और ज्यादा ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच।